दोस्तों, आज की कहानी है लालजी की कहानी। लालजी एक किसान आदमी है, पढ़े लिखे नहीं मगर समझदार आदमी है। भक्ति भाव वाले लालजी संतुष्ट आदमी है। बचपन से उनकी एक आदत रही है, लगभग हर दिन गांव के 8-10 मंदिरों में से किसी भी एक मंदिर की साफ सफाई वो जरूर करते हैं। लालजी के चेहरे पे सदैव स्वस्थ और तरुण मुस्कुराहट यूं ही काबिज रहती है जैसे मुस्कान ने अमृतपान किया हो। माँ के आशीर्वाद से तो वो बचपन में ही वंचित हो गए थे, लेकिन लालजी को पिताजी का आशीर्वाद आज भी प्राप्त है। बचपन से आवाज नहीं है, थोड़ी सुनने की क्षमता भी कमजोर है, मगर पत्नी से प्रेम बहुत है। वैसे भी भावनाएं शब्दों की मोहताज नहीं होती। लालजी को ननकी देवी के रूप में पत्नी बहुत सुगढ़ मिली। अक्सर जिस परिवार में महिलाएं नहीं होती, उस परिवार में आई नई दुल्हन सत्ता का बागडोर बहुत ही जल्दी अपने हाथों में ले लेती है, मगर ननकी देवी का व्यवहार इसके बिल्कुल उल्टा था। इसमें शायद उनकी ये मनसा रही हो कि अपने गूंगे बहरे पति से दबके रहने की, कि कहीं पति को ऐसा एहसास ना हो कि इस औरत ने गूंगे बहरे पुरुष को पति के रूप में स्वीकार करके एहसान किया है। संतुष्ट स्वभाव के लालजी को सत्ता से क्या मतलब। इन दोनों के आपसी प्रेम समर्पण के भाव के बीच घर की सत्ता ठोकर खाती लालजी के पिताजी के पास ही दुखी रही। यानी कि घर में कोई भी फैसला लिया जाता था तो लालजी के बुजुर्ग पिताजी ही लिया करते थे। लालजी के 2 बेटे हुए। जैसे ही बड़ा बेटा मंटू जवान हुआ, जल्दी से उसकी शादी करके लालजी ने गृहस्थी बहू बेटे के सुपुर्द कर दी। बेटे बाप पर ही गए थे, यानी कि बहुत ज्यादा संस्कारी थे और सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। लालजी का परिवार आज के जमाने के लिए एक आदर्श परिवार था। मंदिर मंदिर झाड़ू लगाने वाले लालजी के घर की सफाई भगवान के जिम्मे थी। लालच, नफरत, छल, कपट जैसे कचरे लालजी घर से आसपास भी नहीं फटकते थे, क्योंकि भैया जैसा कर्म करोगे वैसे ही फल भगवान देते हैं। जब लालजी के बुजुर्ग पिता पर पक्षपात ने हल्का प्रहार किया, तब उन्हें अपने चलने फिरने में परेशानी होने लगी। वैसे ही वो काफी बूढ़े हो चुके थे। अब लालजी की दिनचर्या बदल चुकी थी। अब उनके जीवन की प्राथमिकता अपने पिता की सेवा करना ही रह गया था। उनकी खेती बाड़ी तो बड़ा बेटा पहले ही संभाल चुका था। उसका व्यवहार ऐसा कि बहुत ही जल्द वो मंटुआ से मंटू बाबू हो गया, क्योंकि संस्कारी बहुत था। छोटा बेटा बचपन से ही बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का था, यानी बहुत तेज बुद्धि का था। उसको पढ़ाने के लिए सबने अपने अपने हिस्से का त्याग किया। भाई ने अपना खून पसीना लगाया तो भाभी ने गहने लगा दिए। ननकी देवी ने जिंदगी भर की सारी दुआएं इकट्ठी करके छोटे बेटे पर निछावर कर दी। लालजी क्या लगाते, हमेशा की तरह ही मंदिर मंदिर जाते तो अब भगवान को कुछ देर निहारते थे। अब बेचारे गूंगे मुंह से क्या बोलते। कहते हैं ना, चाहे आज मिले या कल, लेकिन मिलता है। हर पूजा का फल मिलता है। देवताओं ने गूंगे मुंह की आवाज का मान रखा। छोटा बेटा हेमंत यानी कि हेमू ने सरकारी इंजीनियर की नौकरी पाने में सफलता प्राप्त कर ली। मंटू बाबू का सीना थोड़ा और गर्व से चौड़ा हो गया और लालजी के संतोषी मुस्कान में थोड़ी सी और वृद्धि हो गई। मंटू सिंह की इच्छा जल्दी से जल्दी छोटे भाई को गृहस्थ आश्रम में बांधने की थी। अब भैया बोलियां लगने लगी। अचानक से मंटू सिंह के ढेर सारे दोस्त, व्यवहार, नाते रिश्तेदार पैदा हो गए। अब तो भैया लालजी की क्षमता को भी तौला जाने लगा। फिर एक दिन हेमंत की भाभी ने लड़कियों को पसंद करने के लिए आई हुई तस्वीरों में से एक तस्वीर निकालकर एक लड़की को देखने की इच्छा जताई। दोनों परिवार मिले। ननकी देवी को लड़की की कुछ ढूंढती हुई सी आंखें भाग गईं। भाभी को इतनी पढ़ी लिखी लड़की के द्वारा पैर छूकर प्रणाम करना दिल जीत गया। लड़की से उसका नाम पूछा गया। लड़की कुछ बोल नहीं पाई। ढूंढती आंखों में से लालजी की तरफ देखती रही, वैसे ही जैसे लालजी मंदिर की मूर्तियों को देखते रहते थे। अब तो भैया दर्द ने दर्द को पहचान लिया। लालजी जिंदगी पहली बार अंगुली से इशारा करते हुए आ करके चीखते हुए कुछ मांग रहे थे कि यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए। और अचानक से वहां बहुत ही गहरा सन्नाटा छा गया। लड़की अपनी बहती आंखों से ढूंढती नजरों से लालजी को देखे जा रही थी। लालजी उम्मीद लगाए कभी मंटू को, कभी हेमू की तरफ,
बड़े ही अशक्त एवं लालसा भरी नजरों से टकटकी लगाए देख रहे थे। दोनों तरफ के परिवार वाले हेमंत की तरफ देख रहे थे। अचानक से हेमंत हाथ नचाकर बोला, मैं क्या, मेरी औकात क्या, उनकी मांग इंद्र भी अगर ठुकराएं तो मैं उनसे भी लड़ जाऊं। वो बाप है मेरे, मगर एक बार लड़की से तो पूछ लो। अब लड़की से इशारों में पूछा गया तो वो उठकर आगे बढ़ी और लालजी के पैरों को पकड़ लिया। लालजी दोनों हाथ उठा के उसके सर पर रख दिए। बदआवाज सन्नाटों को एक हर्ष की किलकारी चीर कर रख दिया। सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए। सब के सब बहुत ज्यादा उत्साहित थे। लड़की की ढूंढती आंखों में संतुष्टि का भाव था। अब भैया खोज पूरी हुई, आंखों से धार तेज हो गई आंसुओं की। और फिर भैया उसके बाद बात चली दहेज की। लड़की के दोनों भाइयों ने मंटू सिंह के सामने हाथ जोड़ लिए। आप कुछ मत मांगिए, पिताजी बहुत दौलत छोड़कर गए, हम आपकी उम्मीद से चौगुना देंगे। इसलिए नहीं कि आपने मेरी गूंगी बहरी बहन को स्वीकार किया है, इसलिए भी नहीं कि आपका भाई सरकारी इंजीनियर है, बल्कि इसलिए कि ऐसा परिवार हमने आज तक नहीं देखा है और ना ही कभी सुना है। बारात की तैयारियां जोरों पर थी। मंटू बाबू अपनी शादी में छूट चुके अपने शौक को भाई की शादी में पूरा कर लेना चाहते थे, इसलिए बहुत ही व्यस्त थे। मगर एक दिन हेमू ने भरे घर वालों के बीच ऊंची आवाज में अपने बड़े भाई को टोक दिया, दादा, हर चीज में आपकी दादागिरी नहीं चलेगी। सब के सब लोग चौंक पड़े। मंटू जहां था वहीं ठहर गया। हेमू पहली बार अपने बड़े भाई से ऊंची आवाज में बात किया था। मंटू डपटता हुआ सा पूछा, पागल हो गया है क्या, क्या बोल रहा है? भाई की डांट से अंदर ही अंदर कांप गया हेमंत, मगर फिर भी हिम्मत जुटाकर बोला, पागल नहीं हूँ दादा, हमारा ब्याह है, हमारी भी कुछ इच्छाएं हैं। अच्छा बता क्या चाहता है तू? तो हेमंत बोला, दुल्हन के लिए जो भी गहने बनवा रहे हैं भले ही कम बनवाएं, मगर हर गहने का 3 सेट जरूर बनवाएं। हेमंत ने अपनी भाभी और अपनी माँ की सोने गले की तरफ देखते हुए बोला। अब दोनों सास बहू बेटे की बात सुनकर गर्व से भर गई। भाभी भावुक हो गई। मंटू भुनभुनाता हुआ सर को झटकता हुआ वहां से चला गया। चल ससुरा बकलोल कहीं का। हेमंत व्हाट्सएप पर अपनी होने वाली दुल्हन को मैसेज टाइप करने लगा, तेरी इच्छा पूरी हुई इंजीनियर साहब। यानी कि हेमंत ने एक बार मुंह खोला तो फिर बंद ही नहीं कर पाया। हेमू के लिए एक फॉर्च्यूनर का सौदा कर दिया हूँ, पापा के लिए बोलेरो कर दिया हूँ, मंटू सिंह ने घर में बता रहा था। तो हेमंत बोला, दादा पापा के लिए फॉर्च्यूनर ही कीजिए ना, हम फॉर्च्यूनर में घूमेंगे और पापा बोलेरो में घूमेंगे, अच्छा लगेगा क्या? आखिर बाप है वो हमारे। हेमंत बड़े गर्व से बोला। फिर एक दिन शाम को मंटू बोला, बाबा और पापा के लिए कुर्ता और धोती सिलवाने के लिए दे दिया हूँ। तो हेमंत बोला, दादा मैं और आप क्या पहनेंगे? कोट पैंट का नाप दे दिया है ना? तो हेमंत बोला, दादा पापा के लिए भी कोट पैंट सिलवाइए ना दादा। हेमंत भाई बड़े भाई से मनोहार करता हुआ बोला, अरे पागल है का? अजी ऐसे कैसे, बाप है वो मेरे। इंजीनियर साहब गर्व से बोले। ननकी देवी ने अपना माथा पीट लिया। बुढ़ापे में बाप को कोट पैंट पहनाएगा? भाभी मुस्कुरा के रह गई। जबकि मंटू सिंह हामी भरता घर से निकल गया। भैया करना तो इंतजाम था ही। अब भैया सारी तैयारियां हो चुकी थी। बाबा बारात जाने में असमर्थ थे, उनकी देखभाल के लिए एक आदमी व्यवस्था कर दी गई थी। लालजी कोट पैंट पहनकर बेटे की बारात में जाएंगे, ये बात सारे गांव में चर्चा का विषय था। अच्छा भैया वो समय में भी आया जब बारात निकलने वाली थी। सब लोग गाड़ी में बैठे या नहीं ये देखने के लिए मंटू खुद सारी गाड़ियों में झांक रहा था। पिताजी उसको कहीं नजर नहीं आ रहे थे। 2-4 लोगों से पूछा लेकिन कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला। सब लोगों में कानाफूसी होने लगी। सबके सब घबराए हुए से एक दूसरे की तरफ देखने लगे और इधर लालजी को ढूंढा जाने लगा। अचानक से कुछ लोगों की नजर घर की तरफ गई। वो सब हैरत से देखते हुए अपने आसपास को लोगों को इशारा करके घर की तरफ देखने को कहने लगे। सारे बाराती मुंह फाड़े घर की तरफ देख रहे थे। मंटू सिंह ने जब घर की तरफ देखा तो कलेजा पकड़ कर बैठ गया। अब भैया घर से लालजी निकले। अपने कंधे पर अपने बूढ़े बाप का हाथ रखे उन्हें संभाले हुए डगमगाते हुए से वो गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। खुद के लिए सिलवाए गए कोट पैंट को अपने बूढ़े बाप को पहनाए हुए
पिता के लिए लाए गए धोती कुर्ता वो खुद पहने हुए थे। मंटू सिंह दौड़ के अपना कंधा बाबा की दूसरी तरफ लगा दिया और फिर नजर उठाकर गांव वालों की तरफ देखा, जैसे बोल रहे हो ये बाप है मेरे। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।